हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विथ जावेद सर में। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 9 और 10 मई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले पिछले दिन जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, भारत का पहला सोना पिघलाने वाला अत्याधुनिक एआई सक्षम गोल्ड मेल्टिंग एटीएम किसने लॉन्च किया है? तो इसे गोल्ड सिक्का कंपनी ने लॉन्च किया। हाल ही में लॉरेंस वोंग किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने। एंथनी अल्बाजीन किस देश में फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे? तो ऑस्ट्रेलिया में ये फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। 7 मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है? तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत। हाल ही में कलिंगा सुपर कप 2025 किसने जीता? तो इसे गोवा एफसी ने जीता। हाल ही में सूदी रमन 2025 का खिताब किसने जीता? तो इसे चीन ने जीता। विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन दुबई में किया जाएगा। हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस 2025 कब मनाया गया? 6 मई को मनाया गया। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? ये दिवस 7 मई को मनाया गया। हाल ही में वैश्विक यात्रा सलाहकार दिवस कब मनाया गया है? तो 7 मई को यह दिवस मनाया गया। अब चलिए हम लोग आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, किस देश ने यात्रा सुरक्षा बढ़ाने के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट लॉन्च किया है? तो इसे अपने भारत देश ने लॉन्च किया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारत ने आधिकारिक तौर पर चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत की है, जो डिजिटलीकरण की दिशा में यात्रा के लिए एक बड़ा कदम है। अब ये नए पासपोर्ट रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID चिप और बायोमेट्रिकल डेटा सीलेस है। इस कदम के साथ ही फ्रेंड्स, भारत अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों में शामिल हो गया है, जो पहले ही उन्नत ई पासपोर्ट तकनीकी अपना चुके हैं। अच्छा, अब नए पासपोर्ट के नियम भी जान लेते हैं। तो पासपोर्ट संशोधन नियम 2025 के अनुसार 1 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद पैदा हुए व्यक्तियों को पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय फ्रेंड्स अपनी जन्मतिथि के एकमात्र प्रमाण के रूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। और पता जानकारी अब डिजिटल रूप से चिप में पासपोर्ट के अंतिम पृष्ठ पर प्रिंट नहीं होगा। माता पिता का नाम बताया गया अब केवल व्यक्तिगत जानकारी होगी, जिससे फ्रेंड्स अब पासपोर्ट के अंतिम पृष्ठ पर मुद्रित नहीं किए जाएंगे। अच्छा, अब फ्रेंड्स, जहां ई पासपोर्ट जारी हो रहे हैं उस शहरों के नाम भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। चेन्नई, जयपुर, हैदराबाद, नागपुर, अमृतसर, गोवा, रायपुर, सूरत, रांची, बॉम्बे, जम्मू और कश्मीर, यहाँ पर फ्रेंड्स ई पासपोर्ट जारी किए जा रहे हैं। तो अभी आप याद रखेंगे, चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत किस देश ने की है? तो भारत देश ने की है। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 130वां स्थान प्राप्त हुआ है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी भारत ने मानव विकास सूचकांक 2025 में 193 देशों की सूची में 130वां स्थान हासिल किया है। भारत फ्रेंड्स वर्ष 2022 में 133वें स्थान पर था और अब वर्ष 2023 में सुधार करते हुए 1वां स्थान पर पहुंच गया है, जहां उसका HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मान 0.676 से बढ़कर अब 0.685 हो गया है। अच्छा, अब इसे जारी कौन करता है? तो इसे फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। अब शीर्ष 5 देशों की अगर रैंकिंग की हम बात करें तो पहले स्थान पे आइसलैंड रहा, जिसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मान 0.972 रहा। वहीं दूसरे स्थान पे नॉर्वे रहा, जिसका मान 0.970 रहा। तीसरे स्थान पे स्विट्जरलैंड, जिसका मान 0.970। चौथे स्थान पे डेनमार्क, जिसका मान 0.962। पाँचवें स्थान पे जर्मनी, जिसका मान 0.959 रहा। वही फ्रेंड्स, दक्षिण सूडान सबसे निचले स्थान पे है, जिसका HDI स्कोर 0.388 है। अच्छा, भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग अगर बात करें तो पहले स्थान पे चीन रहा,
और ओवरऑल ये 78वें स्थान पे रहा। दूसरे स्थान पे श्रीलंका, ओवरऑल ये 89वें स्थान पे। तीसरे स्थान पे भूटान, ओवरऑल ये 125वें स्थान पे। चौथे स्थान पे बांग्लादेश और 130वें स्थान के साथ फ्रेंड्स ये भारत के बराबर है, यानी बांग्लादेश भी 130वें स्थान पर ही है, भारत भी 130वें ही स्थान पे है। 5वें स्थान पे नेपाल रहा और ओवरऑल 145वें स्थान पे। 6वें स्थान पे म्यांमार, ओवरऑल 150वें स्थान पे। और 7वें स्थान पे पाकिस्तान रहा, ओवरऑल ये 188वें स्थान पे रहा। तो इसमें आप लोग 2-3 पॉइंट याद रखेंगे, जिसमें फ्रेंड्स भारत ने 2025 मानव विकास सूचकांक 193 सूची में 130वां स्थान हासिल किया। वहीं यह भी आप लोग को याद रखना है कि यह वर्ष 2023 का रैंक जारी किया गया है। ओके, और पहले स्थान पर कौन रहा? तो आइसलैंड रहा। और इसे जारी कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के द्वारा इसे जारी किया जाता है। अच्छा, वर्ष 2025 में जो सूचकांक जारी किए गए हैं उसमें भारत कौन से स्थान पर रहा, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत चौथे स्थान पर रहा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 50वें स्थान पे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 10वें स्थान पर। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत 25वें स्थान पर। फोर्ब्स ने 2025 के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची जारी की है, जो पिछले वर्षों में फ्रेंड्स भारत टॉप 10 में था और इस वर्ष टॉप 10 से बाहर होकर 12वें स्थान पर खिसक गया है। नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के उद्घाटन संस्करण में ओडिशा शीर्ष पर। 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 180 देशों में से 96वें स्थान पर रहा। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत 6वें स्थान पे। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत 118वें स्थान पर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 191वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के किस निदेशक का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। तो अभी भारत सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। प्रवीण सूद ने फ्रेंड्स 25 मई सन 2023 को 2 साल के कार्यकाल के लिए सीबीआई निदेशक का पदभार संभाला था और उनका वर्तमान कार्यकाल 25 मई 2025 को समाप्त होने वाला था, लेकिन अब यह मई 2026 तक इस पद पर बने रहेंगे। अब बात करें केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की, तो सीबीआई फ्रेंड्स भारत की एक प्रमुख जांच एजेंसी है। यह कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन काम करती है। इसकी स्थापना 1963 ईस्वी में हुई थी। इसके वर्तमान निदेशक प्रवीण सूद है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो अभी आप याद रखेंगे, भारत सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अच्छा, अब कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस भूषण गवई को नियुक्त किया गया। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मसातो कांडा बने। तुहिन कांता पांडे को सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक सब्यसाची कर। भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी के 26वें महानिदेशक परमेश शिवमणि। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए के 3रे महानिदेशक आशीष खन्ना। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की अध्यक्ष बनी प्रीति सूदन। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बने राजविंदर सिंह भट्टी। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष विजया किशोर हाटकर। टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष नोएल टाटा। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी पीटी उषा। ज्ञानेंद्र प्रताप को सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया। मुंबई का नया पुलिस कमिश्नर देवेन भारती को। दिल्ली सैन्य नर्सिंग सेवा का अपर महानिदेशक मेजर जनरल लिसम्मा पीवी को नियुक्त किया गया। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी संजय मूर्ति। आरबीआई के 26वें गवर्नर बने संजय मल्होत्रा। मैमून आलम को इस्पात मंत्रालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। 16वें वित्त आयोग के प्रमुख बने अरविंद पंगड़िया और भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ बने सतीश कुमार। तो यह सभी फ्रेंड्स ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसका आप लोग पीडीएफ थ्रू रिवीजन कर लीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए का 123वां सदस्य कौन सा देश बन गया है? तो अंगोला बना है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हाल ही में अंगोला इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 123वां सदस्य बन गया है।
तो इसमें आप लोग बस इतना जानते रहिए, अंगोला यह इंटरनेशनल सौर गठबंधन का 123वां सदस्य बना है। ओके, बाकी बात करें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, तो यह फ्रेंड्स एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के विकास और उपयोग को बढ़ावा देना है। 30 मार्च 2015 को फ्रेंड्स भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से जलवायु पेरिस सम्मेलन में इसे लॉन्च किया गया था। इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी। इसका मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में। इसके महानिदेशक आशीष खन्ना। अब इसमें शामिल सदस्य देशों की संख्या की अगर बात करें तो 123 देश सदस्य हैं और अंतिम देश इसमें शामिल हुआ अंगोला, जो भी हाल ही में इसमें शामिल हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर क्रिएटर लैंड किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसे आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया, यानी ए ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो अभी 6 मई 2025 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने भारत के पहले ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर क्रिएटर लैंड की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य फ्रेंड्स भारत को वैश्विक रचनात्मक और डिजिटल उद्योग में अग्रणी बनाना। यह परियोजना फ्रेंड्स एक ऐसा मंच है जहां डिजिटल कंटेंट निर्माण, फिल्म निर्माण, गेमिंग, एनिमेशन, मेटावर्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई आधारित रचनात्मकता को एकीकृत किया गया है। तो अभी आप याद रखेंगे, भारत के पहले ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर क्रिएटर लैंड की शुरुआत आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा की गई है। अच्छा, अब क्वेश्चन हमारा आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित था, तो हम लोग आंध्र प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी में, राजधानी अमरावती, मुख्यमंत्री यहाँ के वर्तमान में एन चंद्रबाबू नायडू, राज्यपाल एस अब्दुल नजीर, लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 25, राज्यसभा सीटों की संख्या 11, विधानसभा सीटों की संख्या 176, विधान परिषद में सीटों की संख्या 58 और आंध्र प्रदेश के फ्रेंड्स 5 पड़ोसी राज्य हैं, जिसमें दक्षिण में तमिलनाडु, दक्षिण पश्चिम और पश्चिम में कर्नाटक, उत्तर पश्चिम और उत्तर में तेलंगाना, उत्तर पूर्व में उड़ीसा और छत्तीसगढ़, पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। आंध्र प्रदेश का कुल क्षेत्रफल फ्रेंड्स 1,62,970 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत का 7वां सबसे बड़ा राज्य है। आंध्र प्रदेश राज्य में 26 जिले हैं। राजकीय भाषा यहाँ का तेलुगु है। राजकीय फूल चमेली, राजकीय वृक्ष नीम, राजकीय फल आम। यहाँ का प्रमुख बंदरगाह विशाखापट्टनम है और राजकीय पशु यहाँ का काला हिरण या ब्लैक बक है। अगला प्रश्न है, 7 मई 2025 को रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण मैच किस टीम के खिलाफ खेला था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो फ्रेंड्स 7 मई 2025 को रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। 2013 में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन में वेस्ट इंडीज के खिलाफ पदार्पण मैच खेला था और आखिरी टेस्ट मैच फ्रेंड्स उन्होंने दिसंबर 2024 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। और आपको बता दें फ्रेंड्स, उन्होंने कुछ समय पहले ही T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था। और विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने फ्रेंड्स 9वें ICC T20 मेंस वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद T20 इंटरनेशनल से संन्यास लिया था और अब टेस्ट फॉर्मेट से उन्होंने संन्यास लिया है। आपको बता दें फ्रेंड्स, रोहित शर्मा ने 76 टेस्ट मैचों में 4,301 रन बनाए, जिसमें 12 शतक और 18 अर्धशतक शामिल है, जिसमें उनका सर्वोच्चतम स्कोर 212 रहा है, जो उन्होंने अक्टूबर सन 2019 में रांची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बनाया था। अच्छा फ्रेंड्स, अभी हाल ही में जिन खिलाड़ियों ने क्रिकेट से संन्यास लिया है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम लोग फ्रेंड्स भारतीय खिलाड़ियों जिन्होंने रिटायरमेंट लिया है उसको डिस्कस करेंगे। तो रविचंद्रन अश्विन, शिखर धवन, रिद्धिमान साहा, दिनेश कार्तिक, सौरभ तिवारी, वरुण अरोन, केदार जाधव, बरिंदर शरण, सिद्धार्थ कौर, यह भारतीय प्लेयर थे जिन्होंने भी हाल ही में क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है। अब अन्य देशों के खिलाड़ियों को डिस्कस कर लेते हैं जिन्होंने भी हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर, मैथ्यू वेड, विल पुकोवसी ने संन्यास लिया। पाकिस्तान के इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद इरफान ने संन्यास लिया। दक्षिण अफ्रीका के हेनरी क्लासेन, डीन एल्गर, डेविड विज ने संन्यास लिया। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन, मोइन अली, डेविड मलान ने संन्यास लिया। वेस्ट इंडीज़ के सैनन ग्रेबियल, बांग्लादेश के साकिब अल हसन महमूदुल्लाह और नीदरलैंड के साइब्रांड एंगल ब्रिस्ट ने संन्यास लिया है।
अगला प्रश्न है, यमन के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सलीम बिन ब्रिक को नियुक्त किया गया, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी 5 मई 2025 को यमन के वित्त मंत्री सलीम सालेह बिन ब्रिक को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। सलीम सालेह बिन ब्रिक ये फ्रेंड्स सन 2019 से यमन के वित्त मंत्री थे। ओके, अब यमन की हम बात करें तो यमन फ्रेंड्स अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक देश है की राजधानी सना है। अब अगर आपसे पूछा जाए यह कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। यहाँ की मुद्रा क्या है, तो यमनी रियाल। यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो रशद अल अलीमी। और यमन के पड़ोसी देशों की अगर हम बात करें तो उत्तर में सऊदी अरब, पूर्व में ओमान स्थित है। इसके अलावा फ्रेंड्स यमन की तट रेखा अरब सागर और अदन की खाड़ी से लगती है। और ये है यमन का मैप। तो अभी आप इनका नाम जरूर याद रखेंगे, सलीम सालेह बिन ब्रिक, जिन्हें यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, 12वें वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण 2025 का आयोजन 7 से 9 मई 2025 तक नई दिल्ली में किया गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान और अंतरिक्ष मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य फ्रेंड्स अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग, नवाचार और तकनीकी विकास को बढ़ावा देना है। इस सम्मेलन का विषय था नई दुनिया तक पहुंचना, एक अंतरिक्ष अन्वेषण पुनर्जागरण। यह इस सम्मेलन का विषय था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के द्वारा यूनेस्को छोड़ने की घोषणा की गई है? तो इसकी घोषणा निकारागुआ के द्वारा की गई, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी हाल ही में निकारागुआ ने यूनेस्को छोड़ने की घोषणा की है। यह घोषणा फ्रेंड्स यूनेस्को द्वारा निकारागुआ के समाचार पत्र ला प्रेसा को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दिए जाने के विरोध में की गई है। और यूनेस्को के महानिदेशक फ्रेंड्स आड्रे अजोले ने इस फैसले पर दुख व्यक्त किया है, क्योंकि इससे निकारागुआ के लोगों को शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग के लाभ से वंचित होना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में बस आप इतना जानते रहिए कि निकारागुआ ने भी हाल ही में यूनेस्को छोड़ने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, विश्व थैलेसीमिया दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 8 मई को मनाया गया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विश्व थैलेसीमिया दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य आनुवंशिक रक्त विकार थैलेसीमिया के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। यह दिन फ्रेंड्स रोग की शीघ्र पहचान, निवारक उपायों और रोगी केंद्रित देखभाल को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। पहली बार यह दिवस 1994 में मनाया गया था। वर्ष 2025 की इस दिवस की थीम है थैलेसीमिया के लिए एकजुट हों, समुदायों को एकजुट करें, रोगियों को प्राथमिकता दें। यह वर्ष 2025 की विश्व थैलेसीमिया दिवस की थीम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लुइस गैल्वर का निधन हो गया, वह कौन थे? तो वह एक फुटबॉलर थे, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर और 1978 में विश्व कप जीतने वाली टीम के सदस्य लुइस गैल्वर का हाल ही में निधन हो गया है। वे 77 वर्ष के थे और पिछले कुछ सप्ताह से फ्रेंड्स मलेरिया से संघर्ष कर रहे थे। 77 वर्ष की आयु में लुइस गैल्वर का 5 मई 2025 को अर्जेंटीना के कोबोर्डो शहर में निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, 9 मई 2025 को गोपाल कृष्ण गोखले की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 159वीं जयंती मनाई गई है, यानी डी ऑप्शन सही जाएगा। और गोपाल कृष्ण गोखले फ्रेंड्स स्वतंत्रता के लिए भारतीय लड़ाई के दौरान प्रसिद्ध राजनीतिक नेताओं में से एक थे। 1889 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने और 1905 में वह भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे और 19 फरवरी 1915 को उनकी मृत्यु हुई थी। बाकी इतना याद रखेंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले की वर्ष 2025 में 159वीं जयंती मनाई गई है। तो इसी प्रश्न के साथ ही फ्रेंड्स ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।